इस कार्यक्रम के आयोजक हैं विनीत, श्री दिगंबर जैन पंचायती मंदिर, बैंक एनक्लेव, लक्ष्मी नगर, दिल्ली। का साहस तो यूं लगा के जय। अब देखना चाहता हूं चौथी पंक्ति पे आप कैसे सुनते हैं कि पहला पर्याय लिखा साहस तो यूं लगा के, बिल्कुल हाँ, यूं लगा के जय जवान जय किसान जय विज्ञान लिख दिया। दूजा पर्याय लिखा उसने पराक्रम तो, हाँ, दूजा पर्याय लिखा उसने पराक्रम तो, दूजा पर्याय लिखा उसने पराक्रम तो, यूं लगा प्रताप का वो स्वाभिमान लिख दिया, यूं लगा प्रताप का वो स्वाभिमान लिख दिया। तीजा पर्याय जब उसे याद आया नहीं, उसने वहां पे सिर्फ हिंदुस्तान लिख दिया। तीजा पर्याय क्या कहने, आहा, ये है वीर रस, आहा। चार पंक्तियां मस्ती की सुन लीजिए। ये कह के गया यूपी यूपी यूपी, हाँ। मैं लखनऊ से आता हूं, सबसे ज्यादा अधिकार तो मेरा होता है यूपी पे। कि चारों ओर से मनुष्य घिरता विपत्ति में तो। आदरणीय अरुण भैया और पवन जी, आप दोनों के लिए चार पंक्तियां नहीं है, आपको सौंपता हूं। मस्ती है, मस्ती दीजिए। कि चारों ओर से मनुष्य घिरता विपत्ति में तो, उससे सिर्फ काशी और काबा याद आते हैं। क्या कहने, चारों ओर से मनुष्य घिरता विपत्ति में तो, उससे सिर्फ काशी और काबा याद आते हैं। जाने कहां खो गए वो गायक जो गा रहे थे, जाने कहां खो गए वो गायक जो गा रहे थे। बतलावा यूपी में है काबा याद आते हैं, जाने कहां खो गए वो गायक जो गा रहे थे। बतलावा यूपी में है काबा याद आते हैं। बैग भर भर के चढ़ाए कल नेताओं पे, आंसुओं में डूबे वो चढ़ावा याद आते हैं। आंसुओं में डूबे वो, अगली पंक्ति देखता हूं कितनी मस्ती लेते हैं आप, कि आंसुओं में डूबे वो चढ़ावा याद आते हैं, आंसुओं में डूबे वो चढ़ावा याद आते हैं। बुलडोजर कहीं पे भी खड़ा हुआ दिख जाए मुझको तुरंत योगी बाबा याद आते हैं। बुलडोजर कहीं। बहुत अच्छे भाई साहब। आइए मैं बहुत जल्दी से एक छोटी सी कविता और आपको सुनाता हूं। और आदरणीय पवन जैन जी की जब उपस्थिति हो, हाँ, और आपका ये पवित्र मंच देश के इतने बड़े सैनिक को सम्मानित करता हो, तो मेरा भी मन करता है कि आज मैं और कुछ ना सुना के सिर्फ सैनिकों के सम्मान में सुनाऊं। मैं एक कविता विशेष आज आपके सामने सौंपता हूं, आदरणीय पवन जी के चरणों में रखता हूं और आप तक पहुंचाता हूं। स्वागत भाई साहब, स्वागत। कि मेरा है प्रणाम उस आन बान को, मन मगर आप देंगे, क्योंकि सैनिक आपसे कुछ नहीं मांगता, लेकिन ये जरूर तय कर लीजिएगा कि अगर आप और हम बैठ के ये उत्सव मना रहे हैं, ये पर्व मना रहे हैं, ये त्योहार मना रहे हैं, तो हम इसलिए बना पाते हैं क्योंकि वो अपने छाती, अपना सीना सामने करके खड़े हो जाते हैं। कि मेरा है प्रणाम उस आन बान को, मेरा है प्रणाम उस आन बान को, यानी मेरे सैनिक के स्वाभिमान को। मेरा है प्रणाम उस आन बान को, यानी मेरे सैनिक के स्वाभिमान को। ना तो दिन रैन देखे ना ही सुबह शाम, ना तो दिन रैन देखे ना ही सुबह शाम, तन मन कर दिया देश के ही नाम, तन मन कर दिया देश के ही नाम, तन मन कर दिया देश के ही नाम। मौत को भी जो बना के रख दे गुलाम। एक तुकाराम ओमले नहीं होता तो हम कसाव को जिंदा पकड़ नहीं पाते। बस अब मन बनाइएगा पवन जी के सम्मान के लिए कि मौत को भी जो बना के रख दे गुलाम, मौत को भी जो बना के रख दे गुलाम। धरती की ऐसी हर वर्दी को सलाम, धरती की ऐसी हर वर्दी को सलाम, धरती की ऐसी हर वर्दी को सलाम। बन गए भारती की आंखों का ये नूर, बन गए भारती की आंखों का ये नूर। सैनिक नहीं है ये है देश का गुरूर, सैनिक नहीं है ये है देश का गुरूर, सैनिक नहीं है ये है देश का गुरूर, सैनिक नहीं है ये है देश का गुरूर। सैनिक। मुझसे पूछा, मैं अभी गंगानगर में कवि सम्मेलन में था, मुझसे किसी ने बहुत एक तार्किक बात की कि आशीष भाई आप बॉर्डर पे खड़े हैं, सैनिक उनके भी लड़ रहे हैं, सैनिक हमारे भी लड़ रहे हैं,
ऐसा क्या है हमारे सैनिकों में और हम में, मैं फिर अंतर दिखाता हूं और उम्मीद करता हूं कि ये अंतर फिर आपको पसंद आएगा। कि सैनिक नहीं है ये देश का गुरूर, सैनिक नहीं है ये देश का गुरूर, उसमें और हम में बहुत फर्क है। हाँ, कि उसमें और हम में बहुत फर्क है, उसमें और हम में बहुत फर्क है, सिद्ध करने को काफी एक तर्क है, उसमें और हम में बहुत फर्क है, सिद्ध करने को काफी एक तर्क है। उसने सैन्य लाशों के भी शीश काटे हैं, उसने सैन्य लाशों के भी शीश काटे हैं, हमने उसकी लाशों को कफन बांटे हैं, हमने उसकी लाशों को। क्या बात है, जिंदाबाद। और घनीभूत कीजिएगा। मुझे आनंद नहीं आया, मैंने जिस मन से पंक्ति पढ़ी, मुझे उस मन से आपने सुना उस मन से, लेकिन प्रतिक्रिया आपकी नहीं आई। मैं अगली 2 पंक्तियां और सौंपता हूं आपको। और उम्मीद करता हूं जिनके लिए तालियां मांग रहा हूं उनके कानों तक भी आवाज पहुंचेगी, उन्हें लगेगा लोग हमें याद कर रहे हैं। कि सैनिक नहीं है ये देश का गुरूर, तुझ में और हम में बहुत फर्क है, उसमें और हम में बहुत फर्क है, सिद्ध करने को काफी एक तर्क है। उसने मेरे सैनिकों के शीश काटे हैं, उसने मृत सैनिकों के शीश काटे हैं, हमने उसकी लाशों को कफन बांटे हैं, हमने उसकी लाशों को कफन बांटे हैं, हमने उसकी लाशों को कफन बांटे हैं, क्योंकि यही तो हमारी पहचान है। हाँ, क्या है हम? कि क्योंकि यही तो हमारी पहचान है, क्योंकि यही तो हमारी पहचान है, इसलिए हिंदुस्तान हिंदुस्तान है, इसलिए हिंदुस्तान। क्या कहने, इसीलिए यह है परंपरा देश की। वाह वाह वाह। आहा, मैं ये 4 पंक्तियां दोबारा पढ़ सकता हूं? बेशक। स्वागत आप है। तालियों की ताल के साथ सुनने को तैयार हैं? स्वागत। कि उसमें और हम में बहुत फर्क है, उसमें और हम में बहुत फर्क है, सिद्ध करने को काफी एक तर्क है, हमने उसने सैन्य लाशों के भी शीश काटे हैं, उसने सैन्य लाशों के भी शीश काटे हैं, हमने उसकी लाशों को कफन बांटे हैं, हमने उसकी लाशों को कफन बांटे हैं, क्योंकि यही तो हमारी पहचान है, क्योंकि यही तो हमारी पहचान है, इसलिए हिंदुस्तान हिंदुस्तान है, इसलिए हिंदुस्तान हिंदुस्तान है। हमसा मिलेगा नहीं सानी दूर दूर, हमसा मिलेगा नहीं सानी दूर दूर, सैनिक नहीं है ये है देश का गुरूर, सैनिक नहीं है ये है देश का गुरूर, सैनिक नहीं है ये है देश का गुरूर, सैनिक नहीं। अंतिम बंद पढ़ता हूं। हाँ, और अब तक जिस आदमी ने ताली नहीं बजाई हो उसे कसम देता हूं, रोक के रखना, रोक पाना तो रोक के दिखाना। हाँ, 24 घंटे में दिल में एक बार हिंदुस्तान धड़कता होगा तो धड़कन खुद बखुद तालियों में तब्दील हो जाएगी। इस एहसास के साथ सुनाता हूं। स्वागत। एक शब्द चित्र खड़ा कर रहा हूं, मैं बोलता जाऊंगा और आपकी आंखों के सामने एक व्यक्ति उभर के आ जाएगा। जिस वक्त वो व्यक्ति आपके सामने आ जाए और आपको लग जाए कि आपका कवि आदमी ठीक चुन के लाया, चित्र सही बना रहा है, तो उसके सम्मान में आपके हाथ लहरते हुए देखना जरूर चाहता हूं। कि सैनिक नहीं है ये देश का गुरूर, सैनिक नहीं है ये देश का गुरूर, भूली नहीं आंखें वो नजारा अब तक। कौन सा नजारा, कैसा नजारा? कि भूली नहीं आंखें वो नजारा अब तक, भूली नहीं आंखें वो नजारा अब तक, भूली नहीं आंखें वो नजारा अब तक, शेर कैसे लौटा था हमारा हम तक, भूली नहीं आंखें वो नजारा अब तक, शेर कैसे लौटा था हमारा हम तक, शत्रु ने किया था जिस्म को लहू लुहान, शत्रु ने किया था जिस्म को लहू लुहान, शत्रु ने किया था जिस्म को लहू लुहान, फिर भी कह रहा था जिंदाबाद हिंदुस्तान, फिर भी कह रहा था जिंदाबाद हिंदुस्तान, फिर भी कह रहा था जिंदाबाद हिंदुस्तान। और सबसे बड़ी बात यह थी कि आपका वो अभिनंदन आपके समाज से आके और बड़ा हो जाता है। कि भूली नहीं आंखें वो नजारा अब तक, भूली नहीं आंखें वो नजारा अब तक, शेर कैसे लौटा था हमारा हम तक। पीछे वालों,
भूली नहीं आके वो नजारा अब तक, शेर कैसे लौटा था हमारा हम तक। शत्रु ने किया था जिस्म को लहूलुहान, शत्रु ने किया था जिस्म को लहूलुहान, फिर भी कह रहा था जिंदाबाद हिंदुस्तान, फिर भी कह रहा था जिंदाबाद हिंदुस्तान, फिर भी कह रहा था जिंदाबाद हिंदुस्तान। लंका डरी हनुमान जी की पूंछ से, कि लंका डरी हनुमान जी की पूंछ से, लंका डरी हनुमान जी की पूंछ से, पाक डरा अभिनंदन की मूंछ से, पाक डरा अभिनंदन की मूंछ से, पाक डरा अभिनंदन की मूंछ से। थर थर कांपा जिसको भी दिया घूर, थर थर कांपा जिसको भी दिया घूर, सैनिक नहीं है ये जिंदाबाद। T20 का मजा आ रहा है तो एक बार जोरदार तालियां बजाइए शानदार कविता के लिए। और अब और फास्ट करता हूं अपने आप को, अगले कवि को आपके बीच बुला रहा हूं। मैं आज तक समझ नहीं पाया कि वो जाति से तो ब्राह्मण है, लेकिन वो जैनियों में इतने लोकप्रिय हैं कि मुझे कई बार अपने आप से ज्यादा लोकप्रिय नजर आते हैं जैनियों में। वो मुझसे ज्यादा जैन हैं, वो मुझसे ज़्यादा जैनियों से परिचित हैं और उनको आप सब लोग तो जानते ही हैं। उनका नाम है प्रवीण शुक्ला जी, डॉक्टर प्रवीण शुक्ला। आपके लाडले कवि हैं, कमज़ोर तालियां हैं डॉक्टर प्रवीण शुक्ला के लिए। और जितने सादा वो दिखाई देते हैं उतने हैं भी नहीं जैन साहब, बहुत विशेष व्यक्तित्व हैं। मैंने अपने पूरे जीवन में समय की सूक्ष्मतम इकाई का इतना जिंदा प्रयोग करने वाला आदमी नहीं देखा। मैंने उन्हें कभी थकते नहीं देखा। मैंने देखा है कि वो कभी सम्मेलन भी कर रहे होते हैं, वो स्कूल के प्रिंसिपल भी हैं, स्कूलों के मालिक भी हैं, ट्यूशन भी पढ़ा लेते हैं। एक सिंगल मौका नहीं छोड़ते जहां से पैसा कमाया जा सकता है। हाँ, वो इसलिए जैनी नहीं है कि रोज मंदिर जाते हैं, वो इसलिए जैनी है कि कमाने की सारी टेक्निक पता है। हादसे के बहुत लाजवाब कवि हैं, उनकी सादगी के नाम 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। क्या हो गया? ये तो वाजपेयी था। कोई बात नहीं, हर पार्टी में 1-2 ऐसे आ जाते हैं, कोई बात नहीं। वापस इधर आइए, देखिए अगर कहीं पर ध्यान भंग और हमारी गर्दन उधर की ओर घूम जाए तो ये इस बात की द्योतक है कि हम नकारात्मकताओं के प्रति आकृष्ट होते हैं। यहां मंच पर कवि सम्मेलन चल रहा है, जिनेंद्र देव विराजित हैं। पूरा सदन जोरदार तालियां उठाकर इस कार्रवाई को बाहर करे। 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। डॉक्टर प्रवीण शुक्ल की पर्सनैलिटी देखिए, पूरा देश, पूरी दुनिया उन्हें मोहब्बत करती है। न जाने कितने देशों की यात्राएं वो कर चुके हैं। 4 पंक्तियों से बुलाइएगा कि अक्लमंदी हमारे नाम के आगे नहीं जुड़ती, मगर भोले भी हम इतने नहीं जो आम दिखते हैं। भले ही चेक पर भी दस्तखत करना नहीं आता, बड़ी कारीगरी से हम दिलों पर नाम लिखते हैं। आपके दिलों पर नाम लिखने के लिए आपकी जोरदार तालियों के बीच डॉक्टर प्रवीण शुक्ल। बहुत धन्यवाद प्यारे चिराग का। मैंने अपने बारे में जो जो लिख के दिया था वो सब उसने ईमानदारी से बताया आपको। बहुत अच्छे। अब जो उसने लिख के दिया वो मैं बताऊंगा आपको ईमानदारी से। जी भाई साहब। ये बैंक एन्क्लेव मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि मेरे आदरणीय गुरुजी जेसी पाहुजा जी यहाँ रहते हैं। अभी गुरुजी का फोन आया, सर किधर बैठे हैं, जरा एक बार मुझे बता देंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। वो हैं पांडाल में। वो रे, बहुत प्रणाम करता हूं सर। एक बार आप पाहुजा जी के लिए तालियां बजाइएगा। मैं बताऊंगा आपको, दिल्ली की सबसे प्रमुख संस्था के एजुकेशन कोऑर्डिनेटर हैं वो, प्रधानाचार्य रहे हैं मेरे, और 17 संस्थाओं को संचालित करने वाले आपके यहीं बैंक एन्क्लेव में उनका निवास है। वाह। और सर को मैंने बताया कि सारे कवि रामजस के जिस कार्यक्रम में आप जाते हैं, सब लोग गए हैं, सर ही उसे कोऑर्डिनेट करते हैं। तो चिराग फोन सुनते ही गुड़गामा गए थे, तो गुड़गामा से अपनी बेटी के यहाँ से आए हैं। मैं सर का भी स्वागत करता हूँ। बहुत शानदार सुनाया आशीष ने।
ये लखीमपुर से आया है, लखनऊ से आया, इसने बताया। लेकिन मैं इसे बताता हूं कि शाहदरा हो, बैंक एनक्लेव आओ, जैन समाज के लोगों के बीच आओ, तो कोई तनाव की बात करने की जरूरत नहीं है। ये सब वो लोग हैं जो हर काम को टेक्निकल तरीके से निपटाते हैं। मैं आपको सच्ची घटना बता रहा हूं। अभी पिछले दिनों चिराग, वो बड़ौत के पास एक गांव में दंगल हुआ। अच्छा। एक पहलवान ने ओपन चैलेंज कर दिया। नितिन जी चले गए या हैं अभी? वो चैलेंज करने गए हैं। वो पहले बता दी ना, नेताओं पे एक ने सुना दी, उन्हें पता थी अब बाकी लोग क्या करने वाले हैं। यहां चुपके से निकलने में ही भलाई है। तो ओपन चैलेंज कर दिया उसने। बोले इस गांव में मेरी टक्कर का कोई भी पहलवान हो तो कुश्ती में लड़कर मुझे हरा कर दिखाए, वरना आज गांव की नाक कटी हुई मानी जाएगी। अगले का डील डॉल खली बली जैसा देखकर ही कोई लड़ने को तैयार नहीं। तभी 4 लड़के इकट्ठे हुए। बोले भैया वो जो गांव के सबसे बुजुर्ग हैं, जैन साहब 82 वर्ष के अनुभवी आदमी, हमारे हेमंत जी जैसे, उनके पास जाओ, उनसे इलाज पूछ कर आओ। जैन साहब के पास पहुंचे। वो बोले इमरजेंसी कंडीशन है, खुद चल के इलाज करूंगा। अखाड़े में आए, पहलवान से बोले मैं लड़ूंगा तेरे साथ कुश्ती। ओहो। लड़कों ने माथा पकड़ लिया अपना। चाचा अपनी उम्र देखो 82 साल की, कद देखो 5 फुट 2 इंच का। सेठ जी बोले चिंता मत करो, जिंदगी भर ऐसे ही निपटाएं, अभी निपटाता हूं इसको। बात का मजा लेना बैंक एनक्लेव वालों। जैसे ही पहलवान ने दाव मारने के लिए उन्हें कंधे पर लिया, अगलों ने तुरंत उसकी गर्दन में हाथ फंसा दिया और कान के पास मुंह लाकर बोले चित्त हो जा, 10 लाख रुपए दूंगा। ये कम तालियां बजाई हैं आपने, भरपूर तालियां बजानी चाहिए। अहिंसक युद्ध, ये असली देशभक्ति है। अहिंसक युद्ध है, अहिंसक देशभक्ति। इसको जैन देशभक्ति भी कह सकते हैं। भाई लड़ाई नहीं, झगड़ा नहीं, बाबूजी कोर्ट नहीं, कचहरी नहीं, थाना नहीं, मुकदमा नहीं, काम वही हो रहा है जो होना चाहिए। पहलवान ने तिरछी नजर से देखा उनकी तरफ, तो एक बात और बोल दी, साले 100 कुश्ती लड़के भी जिंदगी में 10 लाख नहीं कमा सकता। जैन साहब ने एक लाइन में समझा दिया। भाई की समझ में आ गई। सेठ जी को घेरने के चक्कर में ऐसे गिरा, खुद ही चारों खाने चित हो गया। अगले दिन सुबह आंख खुलते ही पहुंच गया उनके घर। बोले जी लाओ 10 लाख रुपए। उसने मुंह फेर लिया दूसरी तरफ। बोले किस बात के? तालियां अंतिम श्रोता तक चाहूंगा। पहलवान बोला लाओ 10 लाख रुपए। जैन साहब बोले किस बात के? पहलवान बोला जी आपने कल अखाड़े में वादा करा था। सेठ जी बोले वो तो अखाड़ा था, तू अपना दाव मार रहा था, मैंने अपना दाव मार दिया। बहुत अच्छे। ऐसे भी लगता है आशीष दाव। बच्चों को विशेष प्रणाम करता हूं। छोटे बच्चे यहां काफी मात्रा में हैं। इसने इको लगवाई थी, इको हटा दो, इसका बेस वैसे ही कर दो जैसे पहले था। जैन साहब आ गए अखाड़ा लेके। ये कह रहे हैं ऐसे दाव मैंने भी बहुत मारे। वो तो मैं भाई साहब को देख के ही समझ गया, ये ऐसा ही दाव था भाई। ये तो वैसे वाला भी दाव मार सकते हैं, पहलवान वाला भी। अच्छा मैं सच बता रहा हूं आपको। देखिए मैं हास्य व्यंग का कवि हूं और ये छोटे छोटे बच्चे, इन्हें विशेष प्रणाम करता हूं। बच्चों ने अच्छे अच्छे निपटाए साहब। अभी पिछले दिनों अंशु जैन मेरी छोटी बहन यहाँ बैठी हैं और 30-32 साल से सारे कवि सम्मेलनों में सुनने आती हैं। चिराग बहुत श्रेष्ठ कवित्री हैं। निर्मल जी को भी मेरे प्रणाम पहुंचा दीजिएगा। इन बच्चों को देखो, ये अब तक भी मैराथन का अभ्यास कर रहा है यहाँ। ये अच्छे अच्छों को निपटाते हैं साहब। मैंने एक बच्चे से पूछा बेटे तुम्हारा जन्म कहाँ हुआ था? बालक बोला जी तिरुवनंतपुरम में। मैंने कहा स्पेलिंग बताओ। बोले फिर तो मैं गोवा में ही पैदा हुआ था। बहुत अच्छे भाई, वाह दादा। अच्छा ये बच्चे तो बच्चे, बच्चियां इससे भी आगे के जवाब देती हैं। वो एक लड़की से टीचर ने कहा बेटा राम जी बन गए, ये तो ठीक है, लेकिन सीता जी भी उनके साथ बन गई, इसमें क्या सीख है? आपको लगे कि कॉन्वेंट की कल्चर में बच्चे ऐसे जवाब दे सकते हैं तो जरा बच्चों के लिए तालियां उठा देना। लड़की बोली मैडम सीता जी के वन जाने में बहुत बड़ी सीख है, यदि घर में 3-3 सास हो तो जंगल ही ठीक है। वाह भाई, बहुत अच्छे भाई, वाह दादा भाई, क्या बात है
भाई जिंदाबाद, वाह दादा भाई, बहुत बढ़िया। तो अद्भुत मामला है साहब इन बच्चों का। तो अब मेरे मित्र हैं, वो फरीदाबाद में पुलिस में बड़े अधिकारी हैं। पिछले दिनों उनके लड़के का रिजल्ट आने वाला था। बहन जी, ये सच्ची घटना बता रहा हूं आपको, जितने भी ये हमारे बैठे हैं समिति के लोग, बच्चे कैसे आनंद पैदा कर देते हैं। तो वो अधिकारी ने कहा उससे, लड़के से, बेटे तू इस साल पास होगा, मुझे भरोसा नहीं है, और सबके सामने फेल का रिजल्ट बताकर मेरी नाक मत कटवाना, रिजल्ट इशारे से बताना। तो लड़के ने पिताजी से पूछा, डैडी कैसा इशारा? तो उन्होंने समझाया, देख एक विषय में फेल हो जाए तो कहना डैडी जय श्री राम, राम जी एक थे। 2 विषय में फेल हो जाए तो कहना डैडी राधा कृष्णा, वो 2 थे। 3 विषय में फेल हो जाए तो कहना डैडी ब्रह्मा विष्णु महेश। समझ गया? लड़का बोला समझ गया। अगले दिन रिजल्ट लेकर आया, पिताजी ने पूछा, बेटे क्या रहा तेरे रिजल्ट का? बोला डैडी सांचे दरबार। आहा भाई वाह, जिंदाबाद भाई, वाह दादा। तो एक बार जरा तालियां मिलकर बजा दो, मुझे सांचे दरबार की जय भी करनी है। बहुत अच्छे। बहुत आपकी पंच कल्याणक प्रतिष्ठा समिति को, तमाम आयोजन समिति को बधाई देता हूं। आपने ये कवि सम्मेलन का कार्यक्रम करवाया, और प्यारा चिराग जहां होता है वहां तो शब्द की रोशनी अपने आप फैलने लगती है। बहुत प्यारा, श्रेष्ठ संचालक, श्रेष्ठ कवि, और टीम कोई भी दे दो ये सफल ही करवाता है। आज तो आपने महंगी दे दी, इसे 30,000 के कवि दे दो तो भी इतना ही सफल करवा देगा जितनी आज के हैं। ये अद्भुत संचालकीय कौशल इसके पास है। भाई साहब पेमेंट तो कम करवा रहे हो मेरी तारीफ के चक्कर में, ये जैनी है 30 ही पकड़ा देंगे आज। इनकी नहीं कम करवा रहा मैं कह रहा हूं कोई वो कर दे तो वो भी करवा देता है, वो भी करवा देता है। और बहुत अच्छा आपने कवि सम्मेलन करवाया, वरना आजकल दूसरी तरह के कार्यक्रम ज्यादा हो रहे हैं, क्योंकि हमारे खाने पीने बोलने चालने में हर चीज में परिवर्तन आता जा रहा है। हाँ। अरुण भैया आप तो जानते हैं, हाँ। मैं अभी पिछले दिनों दिल्ली यूनिवर्सिटी में घूम रहा था। अच्छा। अचानक एक सज्जन आते हुए टकरा गए, बोले इधर से मेरी लड़की को जाते हुए देखा है क्या? मैंने कहा जी लड़की वड़की कोई नहीं थी, हाफ पैंट बनियान में सिगरेट पीता हुआ एक लड़का जा रहा था। बोले वही तो मेरी लड़की थी। मैंने कहा आप उसके बाप हैं क्या? बोले शट अप, मैं उसकी मां हूं। बेटा थोड़ी आवाज बढ़ाओ इसकी, बहुत नजदीक आना पड़ रहा है। लड़के लड़की की बात छोड़ दो, आजकल माँ बाप तक का पता नहीं लग रहा। मैं तो दोबारा गया दिल्ली यूनिवर्सिटी। हाँ। मैंने देखा वो एक और लड़का लड़की पार्क में बैठे थे। अचानक लड़के ने लड़की से कह दिया, आज की शाम तेरी जुल्फों की छांव में आराम करना चाहता हूं। इतना सुनते ही लड़की ने नकली बाल उतार के हाथ में पकड़ा दिए। बोले शाम छोड़, 1 महीने तक आराम कर लियो, मुझे भी कोई जल्दी नहीं है। जब ऐसी ऐसी सुंदरियां बाजार में आ गई, तब मैं 2-3 हास्य रस के छंद आपको सुनाता हूं। यहां जितनी मेरी बहनें बैठी हैं, जितनी माताएं बैठी हैं, उन सबको प्रणाम करता हूं। सब भारतीय सांस्कृतिक वेशभूषा में हैं, लेकिन कोई महिला तैयार होने के लिए ब्यूटी पार्लर में जाए और वहां से उसके तैयार होने के बाद उसे देखकर ऐसा लगे किसी दूसरे ग्रह का प्राणी हिंदुस्तान की जमीन पर उतर आया है, तो एक हास्य व्यंग का कवि क्या आनंद ले सकता है। बहुत मन से आप सुन रहे हैं, मैं कुछ छंद आपको सुनाता हूं, और यदि किसी पंक्ति को 2-3 बार दोहराऊं, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, मैंने लिखने में नहीं लगाया है। आप बस इतना ध्यान रखें, मैं पंक्ति 2-3 बार दोहराऊं तो इस उत्सव को तालियों के साथ महोत्सव बनाएंगे। स्वागत भाई। मैं शुरू करता हूं, मेरे साथ रहिएगा। स्वागत। आशीष ने बहुत शानदार सुनाया, हमेशा ही शानदार सुनाता है, और अब ऐसे बैठ गया जैसे ये मुगले आजम है और मैं अनारकली हूं। लेकिन मैं शुरू कर ओ फोटोग्राफर ने एक आंख मीच कर कहा, जी से खींचता रहूं वो पोज लगती हो तुम। इसको थोड़ा सॉफ्ट करो, मुन्ना चेंज करो थोड़ा सा, है ना। बहुत अच्छा साउंड सिस्टम है, इसका बेस थोड़ा सा चेंज करो, मैं बता दूंगा आपको। ओ फोटोग्राफर ने एक आंख मीच कर कहा, जी से खींचता रहूं वो पोज लगती हो तुम। खाट पे बड़े हुए मरीज ने कहा कि मुझे जीवन बचाने वाली डोज लगती हो तुम। जीवन बचाने, एक बार जरा हाथ उठाकर तालियां लगना चाहिए। बैंक एंक्लेव में पंच कल्याणक में है, रिद्म में आइएगा मेरे साथ। जीवन बचाने वाली डोज लगती हो तुम, जीवन बचाने वाली डोज लगती हो तुम। जीवन बचा, इधर वाले नहीं चाहते कि अगली पंक्ति सुनाऊं? हाँ। एक बार आए मस्ती के मूड में।
जीवन बचाने वाली डोज लगती हो तुम। माली बोला बार बार सूंघने को मन करे। अच्छा। ओ माली बोला बार बार सूंघने को मन करे, नया नया खिला रेड रोज लगती हो तुम। हाय हाय। लार टपकाते हुए चौबे जी ये कहने लगे, मथुरा के चौबे, ओ लार टपकाते हुए चौबे जी चहक उठे, भूखा 4 दिन से हूं भोज लगती हो तुम। भूखा 4 दिन से हूं भोज लगती हो तुम। भूखा 4 दिन से हूं। सुंदरी आगे बढ़ी और संसद भवन के पास पहुंच गई। ओहो। उसे अलग अलग राजनेताओं ने देखा तो देखिए उन्हें वो कैसी लगी। मेरे बहुत मन का छंद है। मैं आदरणीय पवन जी आज एक बड़े गिफ्ट के रूप में मिले हैं, अचानक उनके दर्शन हुए, मैं बड़ा अभिभूत हुआ। ये छंद मैं भाई साहब को भेंट करता हूं। स्वागत। देखिए राजनीति में से किस ढंग से बात निकल कर आई है, आनंद लीजिएगा। ओ कांग्रेसी तुम्हें देख देख के पुकारते हैं, इंदिरा जी जैसी तस्वीर लगती हो तुम। मैंने राजनीति में बड़े एक्सपेरिमेंट किए साहब। अभी पिछले दिनों मैंने कल्पना की देश में एक साथ बहुत सारे नेताओं की गाड़ियां खराब हो गई, बहुत सारी गाड़ियां खराब हुई, उन्होंने गैराज में ठीक करने के लिए भेज दी। बहुत सारी गाड़ियां एक साथ आई तो गैराज के मालिक ने यह सोचकर कि मैं कंफ्यूज ना हो जाऊं, प्रत्येक गाड़ी पे नेताजी का नाम लिख दिया। बाद में मैकेनिक ने गाड़ियों की खराबी चेक की, उसने नाम के नीचे गाड़ी की खराबी लिख दी। विशेष बात यह है कि खराबी नेताजी की नहीं है, उनकी कार की है। उनके नाम के साथ पढ़ी गई तो एक तीसरी बात पैदा हो गई। उस तीसरी बात का आप आनंद ले सकते हैं। स्वागत। यह 1 लाइनर पोइट्री है, एक लाइन और बात खत्म हो जाएगी। हर लाइन पर आपकी मोहब्बत चाहूंगा। सबसे पहली गाड़ी, उस पर लिखा हुआ था डॉक्टर मनमोहन सिंह। मैकेनिक ने नीचे लिख दिया मॉडल पुराना हो गया है, इंजन काम ही नहीं करता। अगली गाड़ी, उस पर लिखा हुआ था श्री लालू प्रसाद यादव। मैकेनिक ने नीचे लिख दिया कार्बोरेटर में चारा अटक गया है। अगला जोड़ा सुनिएगा, ताली बजाने का मन करे तो कंजूसी मत करना, और जो आज घर से भी ये कसम खाकर आए हों कि पंच कल्याणक में जाएंगे तालियां नहीं बजाएंगे, वो भी रोक सके तो रोक कर दिखाएं, और मन करे तो भरपूर बजाएं। सुनिएगा अगली गाड़ी, उस पर लिखा हुआ था श्री राहुल गांधी। मैकेनिक ने नीचे लिख दिया गाड़ी पिकअप ही नहीं ले रही। एक और बारीक बात सुनिएगा, श्री अरविंद केजरीवाल। पेट्रोल की टंकी में पानी भरा हुआ है। हाय हाय। भाई उसी पानी से गाड़ी चला के पंजाब तक पहुंच गया, गुजरात तक जाना चाहता था। बिल्कुल। एक और जोड़ा सुनिएगा, मैं अरुण भाई हम लोग गए थे कल कोलकाता, कॉल इंडिया के प्रोग्राम में। मैंने पंक्ति वहां सुनाई तो लोगों ने अपने स्थान पर खड़े होकर तालियां बजाई। आप बैठे बैठे ही आशीर्वाद दे सकते हैं। एक बारीक ऑब्जर्वेशन सुनिएगा, आनंद लीजिएगा। माननीय ममता बनर्जी, मैकेनिक ने नीचे लिख दिया गाड़ी स्टार्ट होते ही गर्म हो जाती है। बहुत अच्छे। श्री नरेंद्र मोदी, स्पीड कुछ ज्यादा ही बढ़ी हुई है। ऐसा प्रधानमंत्री भी पहली बार मिला है साहब, जो एक दिन में नाश्ता कहीं किसी दूसरे देश में करता, लंच कहीं, डिनर कहीं, और ज्यादा स्पीड में एक्सीडेंट का भी खतरा रहता है। अंतिम जोड़ा सुनिए, जिसे जोड़ने के लिए सारी की सारी बात जोड़ी है। बहुत मोहब्बत चाहूंगा आपकी। माननीय सोनिया गांधी जी, इंजन विदेशी है, खराबी समझ में ही नहीं आ रही। बहुत अच्छे। ऐसी बहुत सारी खराबियां हैं, समझ में नहीं आ रही हैं। 2-3 बिल्कुल ताजा मुक्तक सुनिएगा। जी भाई साहब। और मैंने अब तक कहीं सुनाए नहीं। जी। मेरे पड़ोस में, मैं रहता हूं यहीं शादरा क्षेत्र में, वो अभी पिछले निगम पार्षद का चुनाव हुआ तो एक सज्जन आगे मेरे पास, भाई साहब निगम पार्षद का इलेक्शन लड़ना है मुझे। तो मैंने कहा 2-4 करोड़ हैं तेरे पास कि नहीं है? मैंने कहा लोगों से संबंध हैं, बोले वो भी नहीं है। मैंने कहा और कुछ और दोस्तों से पैसे वैसे उधार ले सकता है? बोले कोई 2 रुपए भी नहीं देगा, पर चुनाव लड़ूंगा।
तो मैंने फिर 4 पंक्तियां उसे सुनाई। सुनिएगा। स्वागत। 10-20 लोग नहीं तेरे पीछे, ये सारा संसार पड़ेगा। हाँ। थोड़ी देर तालियां बजा के मेरे साथ रहिएगा, 2-3 मिनट में बात खत्म कर दूंगा। जी भाई। 10-20 लोग नहीं तेरे पीछे, ये सारा संसार पड़ेगा। इससे पीछा छुड़ाएगा कब तक, ये पीछे बार बार पड़ेगा। इससे पीछा छुड़ाएगा कब तक, ये पीछे बार बार पड़ेगा। चाहे कुछ भी कमा लेना, लेकिन ये बात मेरी याद रखना। अच्छा। अगली पंक्ति आशीर्वाद दें, कुछ नहीं है और राजनीति में आना चाहता है। तो मैंने उसे बताया, बेटा तू कहां जाएगा, तब आशीर्वाद देना। चाहे कुछ भी कमा लेना, लेकिन ये बात मेरी याद रखना। चाहे कुछ भी कमा लेना, लेकिन ये बात मेरी याद रखना। राजनीति के चक्कर में तुझको भी जाना हरिद्वार पड़ेगा। राजनीति के चक्कर में तुझको भी जाना हरिद्वार पड़ेगा। राजनीति के चक्कर में तुझको भी जाना हरिद्वार पड़ेगा। एक मुक्तक और सुनिएगा। जी भाई साहब। इसमें मैंने हिंदी के छंद में अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग किया है। अच्छा। सुनिएगा जी। और आनंद लीजिएगा। जी। पवन जी देखिए, बिल्कुल एक ताजा सुना रहा हूं। हाँ। मुझे ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बहुत बार सुन चुके होंगे, पर ये वो छंद हैं जो आज तक मैंने किसी कवि सम्मेलन में नहीं सुनाए। हाँ। सुनाता हूं, सुनिएगा। स्वागत भाई साहब। माँ ये बोली कि लगता था मुझको, हाँ। बहुत ध्यान से सुनना और भरपूर आशीर्वाद देना। माँ ये बोली कि लगता था मुझको कि जेंटल हो गया है वो। जेंटल। माँ ये बोली कि लगता था मुझको कि जेंटल हो गया है वो। दादी बाबा पे कुछ यूं गया है, पेरेंटल हो गया है वो। दादी बाबा, जरा तालियां बजा दीजिए। दादी बाबा पे कुछ यूं गया है, पेरेंटल हो गया है वो। दादी बाबा पे कुछ यूं गया है, पेरेंटल हो गया है वो। जिस बेटे को सज्जन बनाने में लगे मुझे 25 बरस। अच्छा। एक भी हाथ खामोश ना रहे अगली पंक्ति पर। हाँ। आनंद के लिए सुना रहा हूं। और जिस बेटे को सज्जन बनाने में लगे मुझे 25 बरस, मिलके बीबी से 25 मिनट में ही मेंटल हो गया है वो। मिलके बीबी से 25 मिनट में ही मेंटल हो गया है वो। मिलके बीबी से 25 मिनट में ही मेंटल हो गया है वो। मिलके बीबी से 25 मिनट में ही मेंटल। बेटा वो बड़ी कविता है। भीष्म प्रतिज्ञा सुनाई जा सकती थी, बशर्ते की समय की सीमा ना होती। मैं केवल 2 मुक्तक और सुनाता हूं। पंच कल्याणक का मंच है और अपने काव्य पाठ का विराम करूंगा। सुनिएगा। कटेंगे जिंदगी के पाप सारे ही इसे पढ़कर। मुझे यहां से शुरुआत करनी थी, लेकिन समापन कर रहा हूं जी। क्योंकि पूजा से प्रारंभ करो या पूजा से समापन करो, बात एक ही है। वाह 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 वाह। कटेंगे जिंदगी के पाप सारे ही इसे पढ़कर। मिलेगी रोशनी तुमको नवल अंधियार से लड़कर। मिलेगी। अगली 2 पंक्तियां मुझे बता देना। बैंक एन्क्लेव में पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव के मंच से प्रवीण शुक्ल सुना रहे हैं। जैसा बता दिया चिराग ने, मैं जन्म से जैन नहीं हूं, पर कर्म से मैं भी वही हूं जो चिराग है। क्या बात है। इसलिए आपका बहुत आशीर्वाद मुझे मिला है। एक बार तालियां बजाकर मेरे साथ आए। कटेंगे जिंदगी के पाप सारे ही इसे पढ़कर। मिलेगी रोशनी तुमको नवल अंधियार से लड़कर। जिन्होंने सार जाना है सभी धर्मों का कहते वो। अब देखना चाहता हूं आप कैसे समर्थन करेंगे। हाँ। जिन्होंने सार जाना है सभी धर्मों का कहते वो। आपका भी मन चाहूंगा। जिन्होंने सार जाना है सभी धर्मों का कहते वो। नहीं है मंत्र दुनिया में कोई नमकार से बढ़कर। नहीं, एक बार मेरे साथ हाथ उठाकर शामिल रहे। नहीं है मंत्र दुनिया में कोई नमकार से बढ़कर। नहीं है मंत्र दुनिया में कोई नमकार से बढ़कर। वो जीवन की हर एक सरगम से ही संगीत लेते हैं।
दो मुक्तक चिराग वाह वाह वाह, तुम्हें सौंपता हूं। जिंदाबाद। तुम्हारी शब्द की साधना को, तुम्हारे मन के उत्साह को, तुम्हारी जीवंतता को और तुम्हारी आस्था को सौंपता हूं। स्वागत सुनिएगा, भाई साहब, स्वागत डॉक्टर वो साहब। जीवन की हर एक सरगम से ही संगीत लेते हैं। देखिए, हम सब कवि, चिराग ने बताया 3 दिन से लगातार कविता की यात्रा में हूं मैं। कल रात हैदराबाद में सुना रहा था, दिन में कुछ जरूरी काम और आपके बीच हूं, लेकिन मैं थकता नहीं हूं, मैं रुकता नहीं हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि आपके आशीष, आपकी मोहब्बत, आपकी तालियां, आपकी दुआएं, इनसे बड़ी कोई शक्ति शायद दुनिया में नहीं है। बेशक। उसमें कंजूसी मत कीजिएगा और मेरे साथ रहिएगा। वो जीवन की हर एक सरगम से ही संगीत लेते हैं, मिटाकर नफरतों को सारे जग को प्रीत देते हैं, मिटाकर नफरतों को सारे जग को प्रीत देते हैं। नहीं उनको जरूरत जिंदगी में धन की, वैभव की, नहीं उनको जरूरत जिंदगी में धन की, वैभव की। मुनि पिछी कमंडल से ही दुनिया जीत लेते हैं, मुनि पिछी कमंडल से ही दुनिया जीत लेते हैं। मुनि पिछी, पीछे वाले लोगों की तालियां नहीं पहुंच रही हैं। मुनि पिछी कमंडल से ही दुनिया जीत लेते हैं। अंतिम 4 पंक्तियां स्वागत। और आपसे विदा चाहूंगा। वाह, वाह, ये वाह। मेरी पूजा की पंक्तियां हैं, आस्था की पंक्तियां हैं। मैं निवेदित कर रहा हूं, और अच्छा लगे तो मेरे लिए नहीं, अपने लिए और उनके लिए जिनका मैं स्मरण कर रहा हूं, उनको याद करते हुए तालियों से मुझे विदा कर दीजिएगा। स्वागत। अंतिम 4 पंक्तियां, स्वागत अंतिम भाई 4 साहब। पंक्तियां स्वागत। निवेदित करता हूं। स्वागत। अहिंसा, त्याग, तप, संयम की बन के खान आए हैं। आहा। थोड़ी थोड़ी बजाते रहिएगा, बाद में मिलकर बजा देना। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। अहिंसा, त्याग, तप, संयम की बन के खान आए हैं, सभी तीर्थंकरों की बन के वो पहचान क्या बात है, आए वाह। हैं, सभी तीर्थंकरों की बन के वो पहचान आए हैं। ये मन में सोचना मत भूपे एक इंसान आया क्या है। बात है, वाह। पूरे सदन के हाथ उठें। हाँ। अंतिम पंक्ति आज के काव्य पाठ की पढ़ता हूं। ये मन में सोचना मत भूपे एक इंसान आया है, ये मन में सोचना मत भूपे एक इंसान आया है। गुरुवर विद्यासागर बन के खुद भगवान आए हैं। हाथ उठाकर मेरे साथ रहिए। गुरुवर विद्यासागर बन के खुद भगवान आए हैं। अहिंसा, त्याग, तप, जारी रखिए। अहिंसा, त्याग, तप, संयम की बन के खान आए हैं, सभी तीर्थंकरों की बन के वो पहचान आए हैं। ये मन में सोचना मत भूपे एक इंसान आया है, ये मन में सोचना मत भूपे एक इंसान आया है। गुरुवर विद्यासागर बन आस्थाओं का नाम पुकारा जाता है तो पांडाल ऐसे ही गूंजते हैं। एक बार अपनी आस्थाओं को दोबारा हवा में उठाइए और आशीर्वाद दीजिए डॉक्टर प्रवीण शुक्ला जी को उनके शानदार काव्य पाठ के लिए। मैं कई बार सोचता हूं, इसलिए नहीं कि मैं जैन परिवार में पैदा हो गया, इसलिए कि मैं सोचता बहुत हूं। मैं कई बार इस बात पर विचार करता हूं कि पूरी दुनिया में मन्नतें मांगी जाती हैं, पूरी दुनिया में भगवान को ये लालच दिया जाता है कि हमारा ये काम कर दोगे तो हम इतने का चढ़ावा चढ़ाएंगे। अपने ऐसी कोई परंपरा नहीं है। क्यों नहीं है? 4 पंक्तियां पढ़ता हूं और संभालिएगा कि किसी लालच से अपने तीर्थ फुसलाने नहीं पड़ते। बताना हम लोग जैनी कैसे हैं। किसी लालच से अपने तीर्थ फुसलाने नहीं पड़ते।
कहीं मन्नत के धागे बांधकर आने नहीं पड़ते। हमारे तीर्थ बिन मांगे ही देते हैं हमें सब कुछ, हमें कुछ मांगने को हाथ फैलाने नहीं पड़ते। हम उस जैन समाज के लोग हैं। कुछ लोग बीच में अन्य अन्य कार्यों से जा रहे हैं, जिन्हें जाना है मैं उनकी समस्याएं समझ सकता हूं, वे जाएं। लेकिन तप कल्याणक का दिन था तो आज तो तपस्या गहरी होनी चाहिए थी। आप लोगों को सुबह उठना होगा, पूजन प्रक्षाल करना होगा, तमाम काम होंगे। बस इतना अनुरोध है कि जिन्हें जाना है वो इस बीच में निकल जाए जब मैं खड़ा हूं, क्योंकि कवि कविता पढ़े और उस बीच में आप चले उठकर चले तो ऐसा लगता है कि हमारे किसी मेहमान का अपमान हो गया। वो कम से कम इस पंडाल में नहीं होना चाहिए। जाते हुए लोगों से बस इतना कहना चाहता हूं, अगला कवि बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इस व्यवधान के बीच में बुलाने की हिम्मत नहीं करता। जाते हुए लोगों को बस इतना कहना चाहता हूं, दिनेश रघुवंशी जी के गीत का मुखड़ा उधार लेता हूं, इन जाते हुए लोगों को संदेश देता हूं कि तुम अधूरी बात सुनकर चल दिए हो। जितने लोग बैठे हैं वो सब जीवंत बैठना, कि तुम अधूरी बात सुनकर चल दिए हो। जो सुना तुमने अभी तक अनसुना उससे अधिक है, जो कहा हमने अभी तक अनकहा उससे अधिक है। मैं तुम्हारी और अपनी ही कहानी लिख रहा था, वक्त ने की थी जो मुझ पर मेहरबानी लिख रहा था। पत्र मेरा अंत तक पढ़ते तो तुम ये जान पाते, मैं तुम्हारे नाम अपनी जिंदगानी लिख रहा था। तुम अधूरी बात सुनकर चल दिए हो। अब मैं जिन्हें बुलाने जा रहा हूं उनके लिए इसलिए तालियां मत बजाना कि वो पुलिस के बहुत बड़े अधिकारी हैं। उनके लिए इसलिए भी तालियां मत बजाना कि वो खाकी वर्दी की संवेदनाओं पर कविता लिखते हैं। उनके लिए इसलिए भी तालियां मत बजाना कि वो देश के प्रधानमंत्री से सीधे बात करते हैं। उनके लिए इसलिए तालियां बजाना कि मध्य प्रदेश में जितने दिगंबर संत घूम रहे हैं वो सारे संत इस बात को लेकर आश्वस्त होते हैं कि जैन समाज का एक लाडला बेटा वहां उनकी सुरक्षा में तैनात है, जिसके रहते किसी संत को कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं होती। आचार्य विद्यासागर से जिनको रोज सानिध्य प्राप्त होता है, जो रोज उनके सानिध्य में होते हैं, जो रोज उनसे चर्चा करते हैं, मैं चाहता हूं हम सब जैन होने के नाते एक बार ईर्ष्या भरी तालियां बजाएं कि वो रोज आचार्य गुरुदेव से मिलते हैं। आज गुरुदेव के पुद्गल परमाणुओं के साथ वो इस सदन में उपस्थित हैं, खाकी वर्दी की संवेदना की कविता पढ़ते हैं। हो सकता है उनकी कविताएं सुनते हुए आपको ये सारे टोने टोटके ना मिले जो हम करते हैं, लेकिन उनकी कविताएं सुनते हुए आपको वो शुद्ध संवेदना मिलेगी जिस संवेदना के लिए कविता कविता कही जाती है। उनकी कविता के दौरान कोई उठकर ना जाए। एक बार ये सदन बहुत ऊंची तालियां उठाए। मैं एक बहुत महत्वपूर्ण महनीय नाम उठाना चाहता हूं जिन्हें हम पवन जैन जी के रूप में जानते हैं, IPS पवन जैन साहब। हाँ, ये एक बच्चा है, इसकी मम्मी खो गई है। नहीं, बच्चा तो यही है, मम्मी खोई है। बेटा कहीं नहीं जाएंगे, चिंता मत कर। एक बालक है, काले रंग के कपड़े पहन रखे हैं, बिटिया है छोटी सी। उसके अभिभावक जहां कहीं हो वे मंच के पास आकर उस बच्चे को ले लें। हैं क्या यहां पे? मिल गए? ले लो जी, ले लो। इतने भी तल्लीन हो के कविता मत सुनो कि अपनी कविताएं छोड़ दो। तालियां बजाओ मिलके जी। पावन मंच को प्रणाम करता हूं। आप सभी को सादर जय जिनेन्द्र। मैं सीधे चिराग ने कहा कि मैं वो सब चीजें नहीं कर पाता हूं, लेकिन मैं अपनी बात इस बात से कहना चाहता हूं कि दोस्तों, पिछले 35 साल से मैं पूरी दुनिया में अपनी कविताओं के साथ और एक पीड़ा के साथ गया हूं। मैं कुछ नहीं मांगता, इतनी परमपिता परमेश्वर से, खुदा से, पैगंबर से एक ही चीज मांगता हूं, एक ही भावना और कामना के साथ कविता पढ़ता हूं कि हे प्रभु, मेरे जीते जी हिंदुस्तान में ऐसे भी दिन आए जब होली, दिवाली, ईद और वैसाखी
पुलिस वाले भी अपने परिवार के साथ मनाएं। हाय हाय, वाह 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 भाई साहब, आहा। मैंने इस दिल्ली शहर में बहुत सारे श्रोता हैं कि दर्जनों बार लाल किले से कविता पढ़ी है, कभी अरुण जी के साथ, कभी आशीष के साथ, कभी प्रवीण जी के साथ, कभी चिराग, कभी हेमंत श्रीमाल जी के साथ। मैं कह सकता हूं कि हर बार ये बात आती है कि पुलिस और कविता, तब मैं कहना चाहता हूं बंद हो थाने के पट, बंद हो थाने के पट, ऐसा कभी होता नहीं। शहर सोए चैन से, बस इसलिए सोता नहीं। क्या कहने, वाह। शहर सोए चैन से, बस इसलिए सोता नहीं। कर्म पथ में है मिले मुझको मगर कांटे बहुत। आहा। आदमी हूं कैसे कह दूं मैं कभी रोता नहीं। वाह 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 वाह। आचार्य श्री अमरकंटक के रास्ते पर हैं। चिराग ने कहा कि 35 साल पहले मैंने उनसे एक व्रत लिया था, और वो व्रत ऐसा था जिसको पूरा करना आसान नहीं होता। और मैंने ये व्रत लिया था कि मैं आजीवन सत्य और ईमानदारी से नौकरी करूंगा। इस पावन मंच की सौगंध खा के कहता हूं कि 35 साल से मैंने इबादत से नौकरी की। बेशक की है। मध्य प्रदेश में आप जाएं और पूछें पवन जैन किस चीज का नाम है, तो लोग कहेंगे ईमानदारी का नाम है। और ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि भाई साहब यहाँ खड़े हैं, ये सब कभी इस बात की गवाही देंगे कि हमारे परिवार का एक ऐसा लाडला बेटा है जिस पर पूरा पुलिस महकमा फक्र करता है। भाई साहब एक बार फिर उनका स्वागत कर रहे हैं। जी भाई साहब। मैं एक अपने दर्द की कविता आपके बीच पढ़ना चाहता हूं। कुछ दिनों पहले तक हम लोग ऐसे नहीं मिल सकते थे। एक दौर था कि एक अदृश्य वायरस था और 750 करोड़ लोग दुनिया में घरों में बंद थे, दुबके हुए थे, डरे थे और सहमे थे। लेकिन 2 लोग थे, एक सफेद वर्दी वाले डॉक्टर और एक खाकी वर्दी वाले पुलिस वाले। जब आप अस्पताल में गए तो आपको डॉक्टर मिले बचाने के लिए। जब आप घरों में बंद थे, सड़कें खाली थी, तो सड़क पर पुलिस थी आपकी रक्षा के लिए। मुझे कहने में बहुत गर्व महसूस होता है कि पूरी दुनिया में जब कुर्बानी का इतिहास लिखा जाएगा कोरोना काल में, तो भारतीय डॉक्टरों का नाम स्वर्णाक्षरों में आएगा, क्योंकि 1800 डॉक्टरों ने करोड़ों मरीजों की जान बचाने में अपनी जान गंवा दी। जिंदाबाद। और उससे भी बड़ा फक्र मुझे है कि खाकी के हमारे 2718 लोग थे जो कोरोना में दूसरों की जान बचाने के लिए खाक हो गए। जय हो, जय हो। उन सबको इन पंक्तियों के साथ नमन करता हूं। कौन कहता है, कौन कहता है सो गए हो तुम? कौन कहता है, कौन कहता है सो गए हो तुम? सारे वतन के हो गए हो तुम। मैं ये पूरी कविता समर्पित करता हूं तो कोरोना के वीरों को। कोरोना से जीत जाओ जब जंग, पा जाओ अपने पुराने रंग और ढंग। तब मत कहना हम कर्मवीर, देवदूत या महान हैं। बस इतना कह देना कि हम भी इंसान हैं। क्या कहने आए, हाय भाई, तालियां कमजोर बस है, इतना हाय, कह देना आहा। कि हम भी इंसान हैं। लॉकडाउन में जब आप घरों में बंद पड़े थे, तब हम खाकी पहनकर आपकी सुरक्षा के लिए गली नुक्कड़ और चौराहों पर खड़े थे। आहा। किसी बीमार को अस्पताल पहुंचाने में, किसी जरूरतमंद को मदद दिलाने में, या किसी बस्ती को सील करवाने में सबसे पहले हम ही तो आगे बढ़े थे। हाँ, वर्दी पहनकर हम ही पहली पंक्ति में खड़े थे। वाह। लोगों को रोकने, टोकने और आइसोलेट करने में
हमने लाठी पत्थर और तलवारों के कितने वार सहे थे। किसने देखा था कि खाकी पर कितने रक्त बिंदु बहे थे। क्या कहने, वाह 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 भाई साहब वाह। क्योंकि डॉक्टरों और सफाई कर्मियों को छोड़ बाकी सब तो इस वायरस से सहमे और डरे थे, मगर फिर भी हम मुस्तैद होकर अपनी ड्यूटी पर खड़े थे। आहा। एक नजारा दिखाना चाहता हूं, एक दृश्य आपको। बंद था शहर, बंद थी दुकानें, बंद थे दफ्तर, सन्नाटा भारी था। नाजुक वक्त में भी हर मौके पर पहुंचा वर्दीधारी था। क्या बात है, वाह। लोगों का परिवार बचाने घंटों गश्त लगाते थे, पर अपने परिवार की खातिर हफ्तों घर नहीं जाते। आए हाय। यूं तो हमारे भी हजारों साथी इस महामारी की चपेट में पड़े थे, मगर फिर भी हम मुस्तैद होकर वर्दी पहनकर अपने फर्ज पर अड़े थे। क्या कहने, वाह भाई साहब वाह। अंतिम पंक्तियां और दुनिया में हर किसी के नाम जिनके घरों में बेटियां हैं। हाँ। मेरे घर में 2 बेटियां हैं, तो उन सबको जिनके घरों में बेटियां हैं। मुझे भी लगती है भूख और प्यास। मुझे भी लगती है भूख और प्यास। वाहनों के धुएं में मेरी भी घुटती है सांस। हाँ। वाहनों के धुएं में मेरी भी घुटती है सांस। नींद और थकान मुझको भी सताती है। अच्छा। नींद और थकान मुझको भी सताती है। सच बताऊं, नन्ही सी बिटिया ड्यूटी पर बहुत याद आती। आए हाय। सच वाह भाई बताऊं, साहब वाह, मजा हो गया। आहा। नन्ही सी बिटिया ड्यूटी पर बहुत याद आती है। कांटे, पत्थर, नफरत, गाली। हाँ। कांटे, पत्थर, नफरत, गाली, इनसे ही तो बनती आई है मेरी हस्ती। आए हाय। पुलिस की शहादत को भी करे नमन, ढूंढता हूं कोई एक बस्ती। बहुत अच्छे, जिंदाबाद। घनघोर अंधेरे में भी हम मसाल थाम कर आगे बढ़े हैं, और हर मुसीबत के सामने कई दिनों तक पुलिस वाले अड़े हैं। अंतिम पंक्तियां अर्पित करना चाहता हूं। टूट जाता लॉकडाउन का ही लॉक। हाँ। अगर हम थोड़ा भी डगमगाते, फिर कैसे बेफिक्र होते बुजुर्ग और कैसे बच्चे मुस्कुराते। क्या कहने, वाह वाह वाह। यदि जन जन का हौसला ये खाकी वाले नहीं बढ़ाते, हाँ। कोरोना से जीत जाओ जब जंग, तब मत कहना हम कर्मवीर, देवदूत या महान हैं। बस इतना कह देना कि हम भी इंसान हैं। वाह 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 भाई साहब। इस पावन मंच पर एक छोटा सा दृश्य चित्र आपकी संवेदनाओं की दहरी पर रखना चाहता हूं। जी। पूरी दुनिया में जब बात होती है टाइगरों की, तो दुनिया के सबसे ज्यादा टाइगर हिंदुस्तान के जंगलों में रहते हैं। और मुझे ये फक्र है, पैदा राजस्थान में हुआ हूं, नौकरी मध्य प्रदेश में करता हूं, कि हिंदुस्तान के सबसे ज्यादा टाइगर मध्य प्रदेश के जंगलों में रहते हैं। लेकिन जब कभी आप कहना जाएं, आप बांधवगढ़ जाएं, आप जिम में जाएं टाइगर में, या गिर के फॉरेस्ट में जाएं, काजीरंगा में जाएं, जंगलों में ऐसे दृश्य बहुत आम होते हैं जब नन्हे चीतल को मारकर शेर शावक खा रहे होते हैं, और उनकी मां शेरनी उन शेर शावकों को दुलारती है, प्यार करती है, लेकिन दूर खड़ी झाड़ी में डरी और सहमी उस नन्हे चीतल की मां अपनी बेबसी पर आंसू बहा रही होती है। उफ, ये जंगल है,
जंगल में एक मां की चीख दूसरी मां को सुनाई नहीं देती। लेकिन हम बस्ती में रहते हैं, हमने अपनी मां बहन और बेटी की चीख नहीं सुनी, तो हम में और जंगल के जानवर में कोई अंतर नहीं होगा। क्या बात है भाई साहब, वाह वाह वाह। हमने दिल्ली में किसी दामिनी, मेरठ में किसी इमराना और इंदौर में किसी गुड़िया की चीख नहीं सुनी, तो हमें खुद को आदमी कहने का हक नहीं रह जाए। बेशक बेशक। हम मानव हैं, हम मानव हैं, हमको मां की चीख सुनाई दे। हम मानव हैं, हमको मां की चीख सुनाई दे। फूलों पत्तों में जीवन का रूप दिखाई दे। क्या बात है, वाह। फूलों पत्तों में जीवन का रूप दिखाई दे। जंगल में अच्छे लगते हैं जंगल के कानून। हाँ, जंगल में अच्छे लगते हैं जंगल के कानून। इंसानों की बस्ती है, कुछ फर्क दिखाई दे। क्या कहने, वाह 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 वाह। आहा। और मैं इस करुणा के धरातल का विस्तार करना चाहता हूं और एक कविता दुनिया के नाम पढ़ना चाहता हूं। कुछ दिनों पहले हमने काबुल और कंधार में देखा था, निरपराध मासूमों को कुछ वैसी लोग गोली मार देते। अभी यूक्रेन के कीव में विश्व का आतंकवाद देख रहे हैं। हजारों लाखों लोग निर्दोष मारे जा रहे हैं। मैं भी अखबार पढ़कर रो देता हूं। कागज पर रखकर रोटियां खाऊं तो कैसे, खून से लथपथ आता है अखबार आजकल। जख्म ताजे हैं, दर्द हवाओं में, और घायल अभी भी अस्पताल में हैं। हमने हिंदुस्तान में भी ऐसे दृश्य देखे हैं। बदलता कुछ नहीं है। पिछले 20 साल में हमने सैकड़ों मंदिर देखे हैं। बदलती है सिर्फ तारीख। बढ़ती हैं घायलों की चीखें और दिन रात बढ़ती है मरने वालों की तादाद। क्या बात है। मुझे मालूम है कि ये काबुल में, ये कीव में, ये पेरिस में मरने वाले निर्दोष चिट्ठी नहीं लिख सकते। लेकिन मैं करुणा के धरातल का विस्तार करना चाहता हूं और बम विस्फोट में मारे गए एक मासूम की चिट्ठी कवि की कल्पना से आपके बीच पढ़ना चाहता हूं। पेरिस हो, पेशावर हो या पुलवामा जी, पेरिस हो, पेशावर हो या पुलवामा, काबुल हो, कीव हो या हैदराबाद, दिल्ली हो, मुंबई हो या अहमदाबाद, हर जगह का एक सा है सूरत हाल। एक घटना स्थल पर मिली मुझे एक कटी फटी चिट्ठी। उसमें लिखा था एक मरने वाले ने अपने दिल का हाल, उठाए थे कुछ सवाल। ओ बम विस्फोट करने वाले भाई, ओ बम विस्फोट करने वाले भाई, हम बेगुनाहों को मारने के लिए बहुत बहुत बधाई। बहुत अच्छे। मुझे तो यह भी नहीं मालूम कि मैंने अपनी किस खता की सजा पाई। मुझे मारकर मिली गई थी तेरे कलेजे को ठंडक, तो मेरे शरीर के चिथड़े तो ना करते। मेरी बूढ़ी मां भी मेरी लाश को पहचान नहीं पाई। क्या कहने। वो बम विस्फोट करने वाले भाई, वो मौत के सरताज, बम एक्सप्लोजन के उस्ताद, तुम्हें तो किस्मत से बच गए। उन घायलों पर भी दवा नहीं आई। तुम्हें तो किस्मत से बच गए, उन घायलों पर भी दया नहीं आई। उन्हें बचाने में लगे लोगों और डॉक्टरों की मौत का सामान लेकर अस्पताल तक पहुंच गए मेरे भाई।
बिलखते बच्चे, कराहते बूढ़े और रोती विधवाओं की चीखें तुम्हें कितनी अच्छी लगती हैं। मैं भी देखना चाहता हूं वो इंसानी चेहरा जिसमें मासूमों की मौत के बाद चमक आई। वो बम विस्फोट करने वाले भाई, मेरे मशीन गन धारी मारणहार, तुम्हारा बम सियासी था या मजहबी? बंदूक देसी थी या विदेशी? हमें उड़ाने से पहले कुछ तो खुलासा कर जाते। अब मेरी मौत से फायदा किसको मिलेगा मेरे भाई? कौन करेगा इन गुमनाम चिताओं पर वोटों की सिकाई? बहुत अच्छे, बहुत वो अच्छे बम भाई साहब। विस्फोट करने वाले भाई। और गांधी के मुल्क का एक अदना सिपाही अपने मारने वाले को धन्यवाद देना चाहता है। तुम्हें बारूद और ट्रेनिंग देने वाले तुम्हारे आकाओं को भी निवेदित है मेरा अंतिम नमन मेरे भाई। एक नया शहर, एक नई बस्ती, एक नया स्कूल उजाड़ने के लिए बहुत जरूरी है इनकी हौसला अफजाई। मुझे मारकर तुम खुश तो बहुत हो ना, है ना मेरे भाई? मेरी जिंदगी ने सही, मेरी मौत तुम्हारे किसी काम तो आई। बहुत अच्छे, वाह वाह। वो बम वाह, विस्फोट वाह, करने वाले भाई। वाह। और अंतिम पंक्तियां अपना स्थान लेने से पहले अगर मीडिया के कोई मित्र हो तो उनके नाम तुम भी सुनो। वो लोकतंत्र के पहरेदारों, चौथे स्तंभ के कलमकारों, सबसे तेज और सनसनीखेज मेरे खबर नवीस भाई। मेरे शरीर के लोथड़े के बाद, मेरे शरीर के हर लोथड़े के बाद नया विज्ञापन, बहते खून से भी की तुमने खूब कमाई। बहुत अच्छे। किसी की मौत पर कभी हंसी, कभी सामान और कभी नंगई बेचते, तुम्हारी जुबान एक बार भी नहीं लड़खड़ाई। कितनी अभागी है मेरी शहादत भी, जो मेरे पड़ोसी की भी आंख नम नहीं कर पाई। वो बम विस्फोट करने वाले भाई, हम बेगुनाहों को मारने के लिए बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई। एक बार जरा तालियां जोरदार बजा दीजिएगा। देखिए, कुछ कविताएं अलग अलग तत्वों की होती हैं। पवन जी की उपस्थिति ही हम सब के लिए बड़े गौरव का विषय है। उन्होंने पुलिस का दर्द आप तक बताया, बम विस्फोट की चर्चा की। पिछले दिनों एक आतंकवादी मुझे मिल गया था। मैंने पूछा, भैया बम विस्फोट कैसे करते हो? बोले, हमारा एक प्रोसीजर है, उसका प्रयोग करते हैं। एक आदमी जाता है, साइकिल खड़ा करता है, दूसरा उसमें बम लगाता है, तीसरा रिमोट से उड़ा देता है। मैंने कहा, कभी हमारे यहाँ शाहदरा में बैंक एन्क्लेव में भी करके देखो। बोले, कई बार कोशिशें की। गांधीनगर मार्केट में पहला आदमी गया, साइकिल खड़ी करके आया, जब तक दूसरा उसमें बम लगाने के लिए गया, साइकिल ही गायब थी। तालियां बजा दो जरा जोरदार। मैं रस तेवर क्रम परिवर्तन करना चाहता हूं, और जो लोग जाने के क्रम में हैं थोड़ी देर इसलिए रुकें, कुछ बड़े महनीय नामों तक ये कवि सम्मेलन पहुंचना है। अरुण जी को आपको सुनना है, देश की सर्वाधिक चर्चित कवित्री भुवन जी को सुनना है, आदरणीय हेमंत श्रीमाल जी सुनाएंगे। और मैंने जिस रचनाकार को बुलाने के लिए मैं यहां आया हूं, उनका नाम चिराग जैन है। चिराग, एक लाइन में समझ जाइए, इस समय पूरे हिंदुस्तान के पास आपके जैन समाज का जो सबसे बड़ा शब्द का इस समय एक ऐसा पारखी रचनाकार है जिसकी ख्याति की धूम पूरी दुनिया में है, उस चिराग का एक बार कम तालियों के साथ नहीं, जरा हाथ उठाइएगा, एक बार हाथ उठाकर भरपूर तालियों के साथ स्वागत करें। वो हास्य व्यंग के बड़े रचनाकार हैं, और मैं ये कहता हूं कि बात जरा भी नहीं अधूरी, ये बिल्कुल ही पूरी है। चाहे कैसी भी हालत है, कैसी भी मजबूरी है, दिल की बीमारी से रखनी अगर हमेशा दूरी है, तो सारे दुख दर्द भूलकर हंसना बहुत। इसी कार्य को करने के लिए आ रहे हैं चिराग जैन।
दर्शकों, अभी आप देख रहे थे श्री मजीनेन्द्र आदिनाथ जिनबिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव के अंतर्गत भगवान के तप कल्याणक महोत्सव का विशेष प्रसारण। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के आशीर्वाद एवं शाकाहार प्रवर्तक परम पूज्य उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में राजधानी दिल्ली के बैंक एनक्लेव स्थित डीडीए ग्राउंड में आयोजित हो रहे इस महोत्सव में भक्तों ने आनंद और भक्ति के साथ प्रभु को अर्घ्य समर्पित कर जहां पुण्य का संचय किया, तो वहीं प्रभु भक्ति का भरपूर आनंद उठाया। दर्शकों, अब समय है आपसे विदा लेने का, तो दीजिए मुझे आज्ञा और आप देखते रहिए जिनवाणी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के आयोजक थे विनीत, श्री दिगंबर जैन पंचायती मंदिर, बैंक एनक्लेव, लक्ष्मी नगर, दिल्ली।